डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंथोसिरॉस के रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी एंथोसिरॉस में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की कि ये रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है। इसी प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकते हैं, The process by which any organism can produce own kind of organism is known as reproduction. एंथोसिरॉस की अगर हम बात करेंगे तो इनमें जनरली दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में कायिक जनन कहते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो प्लांट है, जो थैलस है, उसके वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अभी जितना भी हम लोग ब्रायोफाइट्स में पढ़े थे, चाहे रिक्सिया पढ़े हो या मार्केंसिया पढ़े हैं, तो उनमें भी ये सारी कंडीशन वहाँ पे भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि पहला जो मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, इसका नाम है बाई प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके ऑफ ओल्डर पार्ट, या फिर इसी को हम लोग फ्रैगमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो थैलस में ब्रांचेस होते हैं, जो इसका ओल्डर पार्ट होता है, इसमें डेथ और डीके होता है। ये ओल्डर पार्ट जो होगा इसका डेथ करेगा और ये डेथ करते करते इस ब्रांचिंग वाले रीजन तक पहुंचेगा, जिसकी वजह से ये दोनों ब्रांच सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद एक ब्रांच डेवलप करेगा, ये अलग नए थैलस का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा ब्रांच सेपरेट होगा, ये अलग नए थैलस का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें हुआ क्या कि जो मेन प्लांट बॉडी था, मेन थैलस था, उसमें डेथ और डीके का प्रोसेस चला। ठीक है, ये जब डेथ और डीके का प्रोसेस चला तो ये ऐसे जगह तक पहुंचा जहां पे ये दो भाग में बटा हुआ था, जिसके कारण ये अलग सेपरेट होगा और ये अलग सेपरेट हो गए। तो ये थैलस टूट रहा है। इसी प्रोसेस को जो है फ्रैगमेंटेशन भी कहा जाता है। दूसरा है बाई ट्यूबर्स। ट्यूबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ट्यूबर्स नाम जो है आलू के पौधे में भी लिया जाता है। जो हम लोग आलू खाते हैं वो भी ट्यूबर्स ही है, प्लांट का जो ट्यूबर्स होता है। तो इसमें देखा गया इस कंडीशन में क्या होता है कि जो थैलस होता है एंथोसिरॉस का, इस पर फोटोसिंथेसिस जब होगा, फूड मटेरियल बनाएगा, तो ये फूड मटेरियल को स्टोर करता है। स्टोर करने की वजह से इसके थैलस में जगह जगह पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और इन्हीं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग ट्यूबर्स कहते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जब सेपरेट होगा यहाँ से पेरेंट थैलस से, तो सेपरेट होकर के डेवलप करेगा और न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरह के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं बाई ट्यूबर्स। नेक्स्ट है बाई ग्रोइंग एपिसेस। एपिसेस टर्म जनरली यूज करते हैं हम लोग एपिकल पार्ट के लिए। एंथोसिरॉस में जो है ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब एडवर्स कंडीशन आता है, एडवर्स कंडीशन मीन्स विपरीत परिस्थिति आती है जो कि इस एंथोसिरॉस के लिए हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है, तो उस कंडीशन में देखा गया है कि जो एंथोसिरॉस होता है इसका पूरा प्लांट बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है, सिर्फ एपिकल पार्ट को छोड़ करके। एपिकल पार्ट जो होता है वो बचा रह जाता है और ये एपिकल पार्ट जो है जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, सुटेबल इन्वायरमेंट आएगा, तो इसका एपिकल पार्ट जो है ये डेवलप करके नए थैलस का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बाई ग्रोइंग एपिसेस। लास्ट है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाई एपोस्पोरी। एपो मीन्स होता है अवे, स्पोरी मीन्स होता है स्पोर, यानी बिना स्पोर के नए गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो डिप्लॉयड गैमेटोफिटिक स्पोर होता है, स्पोर जनरली हैप्लॉयड होते हैं, लेकिन यहाँ पे गैमेटोफाइट जनरेट कर रहा है तो ये डिप्लॉयड नेचर के होंगे। तो इसको कहा जा रहा है जो डिप्लॉयड गैमेटोफिटिक स्पोर होते हैं वो डायरेक्टली स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन
फॉर्मेशन करते हैं, इस कंडीशन को कहा जाता है बाइएपोस्पोरी। तो ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी इस प्लांट में जो है कौन कौन से मेथड से जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है चल रहे थे। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसको कि हिंदी में हम लोग लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग थैलस को देख लेते हैं। तो जो ये एंथोसिरॉस होता है, इसमें देखा गया है कि ये मोनोसियस भी होते हैं और डायोसियस भी होते हैं, यानी कुछ ऐसे भी इसके स्पीसीज पाए जाते हैं जिसमें एक ही थैलस के ऊपर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी स्पीसीज एंथोसिरॉस के होते हैं जो कि डायोसियस होते हैं, यानी मेल थैलस अलग होता है, उनके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, और फीमेल थैलस अलग होगा, उनके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इनमें दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। एक होगा एंथ्रीडियम, जिसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहेंगे। और दूसरा जो है इसमें आर्चिगोनियम, जिसको हम लोग कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है ये ग्लोबोस शेप का होता है, ग्लोबोस शेप का होता है, जो कि दो पार्ट में बटा होता है, हेड और स्टॉक में। हेड की अगर हम बात करेंगे तो ये ग्लोबोस शेप का होता है, जिसमें ढेर सारे क्यूब लाइक सेल्स पाए जाते हैं, और इन सेल्स को कहा जाता है एंड्रोसाइट सेल्स। क्या कहा जाएगा इनको? एंड्रोसाइट सेल्स। ये आगे चल के जो है मेल गैमीट एंथीरोजॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंथीरोजॉइड्स की अगर हम बात करेंगे तो ये मेल गैमीट होता है, और ये मेल गैमीट जो है बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, इनके पास दो फ्लैजिला होता है, जिसकी सहायता से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुँचते हैं वाटर में स्विम करते करते। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करेंगे तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो फ्लास्क शेप का होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि दो पार्ट में बटा होता है। इसके एपिकल पार्ट को, यानी जो ऊपरी भाग है, जो नैरो रीजन दिखाई दे रहा है, इसको नेक कहा जाता है, और जो इसका बेसल पार्ट है वो स्वेलन होता है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है, तो इसको वेंटर कहा जाता है। यानी ये हो गया वेंटर रीजन और ये हो गया नेक रीजन। इसके ऊपरी भाग में देखेंगे तो प्रोटेक्शन के लिए कैप लगा होता है, जिसको हम लोग कैप सेल्स कहते हैं, और नेक रीजन में जो है कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिनको नेक कैनॉल सेल्स कहा जाता है। इनकी संख्या 4 से 6 होती है। वेंटर रीजन में एक वेंटर कैनॉल सेल होगा और एक यहाँ पे एग होगा। एक जो है फीमेल गैमीट हो गया, ये एक जो है वेंटर कैनॉल सेल हो गया। अब देखिए जब फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे, तो फर्टिलाइजेशन के समय वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर जब होगा तो उस समय क्या होगा कि एंथ्रीडियम से ये मेल गैमीट एंथीरोजॉइड्स वाटर में रिलीज होगा और स्विम करता रहता है पानी में उस समय। ठीक उसी समय इस आर्चिगोनियम का टिप रप्चर करता है। रप्चर करने के बाद म्यूसिलेजिनस सबस्टेंस और शुगर को सिक्रीट करता है, ताकि ये जो एंथीरोजॉइड्स हैं इनको सेंस करे, इनको एक डायरेक्शन प्रदान कर सके ताकि ये एग तक पहुंचे। और जैसे ही सेंस करेगा ये मूव करके जो है एग के पास जाएगा, और एग के साथ जो है एग हैप्लॉइड होता है और एंथीरोजॉइड्स भी हैप्लॉइड होते हैं। एग के साथ फ्यूज़ करेगा और फ्यूज़ करके यहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है। अब ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होगा तो ये जाइगोट डिवाइड करता है, 2 सेल स्टेज बनाएगा, 4 सेल स्टेज बनाएगा, 8 सेल स्टेज बनाएगा, 16 सेल स्टेज बनाएगा। ऐसे ही डेवलप करते करते यंग स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, और वो यंग स्पोरोफाइट जो है डेवलप करके मैच्योर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है मैच्योर स्पोरोफाइट।
ब्रायोफाइटा के केस में क्या होता है कि जो गैमेटोफाइट होता है वो ग्रीन होता है और इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, यानी वो अपना भोजन खुद से बनाता है। लेकिन जो स्पोरोफाइट होता है ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है, ये जो है गैमेटोफाइट पे निर्भर होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसको हमने जगह जगह से ब्रेक कर दिया है। ये पूरा स्पोरोफाइट है, उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया गया है। ब्रेक करने का रीज़न यही था कि यंग से ले करके मैच्योर तक में कई कंडीशन आते हैं जिसको दिखाने के लिए एक ही जगह पे ड्रॉ कर दिया गया है। जैसे ये यंग स्पोरोफाइट है और एपिकल में मैच्योर कंडीशन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप सेल्स के स्ट्रक्चर अलग देख रहे हैं, यहाँ पे अलग देख रहे हैं, यहाँ पे अलग देख रहे हैं। अब हम एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट की बात करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इसके स्पोरोफाइट में सिर्फ फुट और कैप्सूल पाए जाते हैं, सीटा यहाँ पे एब्सेंट होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाता है कि इन केस ऑफ एंथोसिरोस स्पोरोफाइट कंटेन, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। पहला ऑप्शन होगा फुट, दूसरा होगा फुट, सीटा एंड कैप्सूल, तीसरा होगा जो है ओनली कैप्सूल, चौथा होगा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्पोरोफाइट होता है इसमें फुट और कैप्सूल पाए जाते हैं, जबकि मार्केंसिया में देखे थे हम लोग फुट, सीटा और कैप्सूल तीनों पाए जाते थे। तो जब इसका यंग कंडीशन होता है तो कुछ इस तरह के मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये जो है इलेटर्स मदर सेल्स हैं जो कि आगे चल के इलेटर्स का फॉर्मेशन करने वाले हैं। ये इसका फुट रीजन हो गया जो कि गैमेटोफाइट में धंसा होता है, एम्बेडेड होता है, और यहीं से जो है बना बनाया भोजन जो होता है वो सक करने का ये काम करता है और सक करके भोजन को, फूड मटेरियल और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है स्पोर तक, ताकि इनमें डेवलपमेंट हो सके। अब ये हम स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये नेक्स्ट कंडीशन आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्पोर मदर सेल्स पाए जा रहे हैं। अब टर्म जब स्पोर मदर सेल्स आता है तो मदर वर्ड जब जुड़ा होगा तो ये डिप्लॉयड नेचर के होंगे, और यही स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है। तो मियोसिस डिवीजन को हम लोग अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं, जिसमें एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है और क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो हाफ हो जाएगा। तो ये स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, 4 स्पोर तो बने लेकिन इनिशियल में एक साथ जुड़े थे चारों, इसलिए इनका नाम स्पोर टेट्राड पड़ा है। ये 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसलिए आगे से ये 3 ही दिखाई देंगे। आगे चल के ये सेपरेट होते हैं, सेपरेट होने के बाद ये हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये हैप्लॉइड स्पोर्स है। जो बीच में रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है कॉलुमेला। कॉलुमेला जो होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर है इस कैप्सूल के अंदर जो कि इसके डाइसेंस करने में हेल्प करता है। कॉलुमेला की अगर हम बात करेंगे तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि जब कैप्सूल मैच्योर हो जाएगा तो इसके अंदर से स्पोर को बाहर निकालना है और बाहर निकालने के लिए इस कैप्सूल को फटना पड़ेगा। तो ये जो कॉलुमेला होता है बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, पानी को अवशोषित करता है, जिससे कैप्सूल पे प्रेशर क्रिएट होता है और कैप्सूल फट जाता है और सभी स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं। तो जो स्पोर्स होंगे फिर से डेवलप करेंगे और नए गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे एक टर्म दिखाई दे रहा होगा स्यूडो इलेटर्स। जनरली ये स्यूडो जो इलेटर्स होते हैं, इलेटर्स इनका काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन, लेकिन यहाँ पे इलेटर्स तो पाए जाते हैं लेकिन ये डाइसेंस में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, इसीलिए इनका नाम जो है स्यूडो इलेटर्स रखा गया है। तो ये आज हम लोग पढ़ लिए जो है एंथोसिरोस का रिप्रोडक्शन और इसका स्पोरोफाइट। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं हम लोग।